हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू ACCA एट मॉडर्न स्किल्स। चलिए, आज का जो सेशन है वो होने वाला है ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जिसमें एक कंसेप्ट है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि बहुत ही ट्रिकी है। स्टूडेंट्स को ये बहुत ट्रिकी भी लगता है, बहुत क्वेश्चनेबल लगता है एंड समथिंग लाइक, और बहुत ही मेजर पार्ट भी इसमें कवर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर कंसेप्ट है और काफ़ी वेटेज भी है इस टॉपिक का। सो इसीलिए आज हमने इसको पिकअप किया है एज अ डेमो सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही डेमो सेशंस एंड एग्जाम स्ट्रेटेजीज के लिए प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल दैट इज ACCA एट मॉडर्न स्किल्स। सो कीप वॉचिंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो कंसेप्ट है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए समझते हैं ओवरऑल अप्रोच क्या है, क्या अप्रोच होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, व्हाट्स द सिंपल एनालॉजी। सो सिंपल एनालॉजी स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में आपको कुछ समझाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ स्टोरी बताना चाहता हूँ, यानी कि कुछ आपको इमेजिन करवाना चाहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, किस तरह से आपको फाइंड करना होता है। वी डोंट गो विद द थियोरेटिकल नॉलेज कि क्या है उसका डेफिनेशन, क्या है, कैसे फाइंड आउट होता है। हाँ, हम वो देखेंगे कैसे फाइंड आउट करना है, बट विद द स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका सिंपल एनालॉजी के साथ स्टार्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इमेजिन यू वांट टू स्टार्ट अ कैफे। चलो बढ़िया। अब आप अपना एक कैफे ओपन करना चाहते हो। टू बिल्ड इट यू नीड मनी। उसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यू कैन आस्क योर फ्रेंड टू इन्वेस्ट। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए हैं, सो यू कैन इन्वेस्ट इन माय बिजनेस। सो वो हम इक्विटी के तौर पे बांटते हैं उनको। इक्विटी यानी कि हमारे बिजनेस में उसको शेयरिंग देते हैं, प्रॉफिट और इक्वल लॉस जो है वो हम इक्वली शेयर करना चाहते हैं। सो हम इक्विटी बांट रहे हैं उसको। दे एक्सपेक्ट अ रिटर्न बिकॉज दे टेक रिस्क। भाई वो रिस्क ले रहे हैं हमारे बिजनेस में। अब वो हमारा बिजनेस चालू होगा कैसे होगा, क्या प्रॉफिटेबल रहेगा, लॉस तो नहीं करेगा, ये सब चीज़ों में ना रिस्क इन्वॉल्व है। एवरीथिंग देयर इज अ रिस्क इन द बिजनेस। तो हमारा नया बिजनेस है, हमने पुराना कोई हमारा कोई स्टार्टअप नहीं है या हमारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। सो वाई ही वुड इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस। सो अगर वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, दैट मीन्स ही इज टेकिंग द रिस्क एंड दैट इट रिस्क इज मेजर वन, कि वो रिस्क ले रहा है। और रिस्क के लिए उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए उसको? रिवॉर्ड। जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड। सो ही नीड अ रिवॉर्ड, दैट मीन्स ही वांट सम रिटर्न ऑन दैट हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो एक तरीका हो गया कि आप अपने फ्रेंड से पूछ लिया, अपने कलीग से पूछ लिया, रिलेटिव से पूछ लिया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि यू टेक अ बैंक लोन, यानी कि आप डेट ले लो। आप बैंक से जाके लोन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। द बैंक विल चार्ज इज इंटरेस्ट। तो वो लोग भी क्या चार्ज करेंगे? एक फिक्स इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फ्लोटेबल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बेस्ड ऑन द वेटिंग एवरेज ऑफ योर बैलेंस। जितना बैलेंस अवेलेबल उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू द बैंक। सो वो लोग चार्ज करेंगे अपना इंटरेस्ट। या आपके पास एक और ऑप्शन है टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स और बॉन्ड्स। या तो आप प्रेफरेंस या बॉन्ड्स इशू कर दो। बॉन्ड इशू करने का मतलब ये होता है कि हम लोन लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे कोई एक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट उनको दे दिया कि आप नाउ यू आर द बॉन्ड होल्डर और नाउ यू आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे बिजनेस में। उनकी लोन चल रही है। इन केस ऑफ इट इज ऑल्सो अ लोन। ठीक है। तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ फिक्स रिटर्न। यहाँ पे उनको फिक्स रिटर्न चाहिए, यहाँ पे उनको प्रॉमिस चाहिए, लेकिन उनको प्रॉमिस प्रॉफिट वाला नहीं चाहिए, कि उनको रिटर्न ज़्यादा नहीं चाहिए। उनका एक रिटर्न है फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न, कि सपोज 9% है। तो उन्होंने बोला कि हर महीने या हर साल का हमको 9% का इंटरेस्ट चाहिए, हम जितना भी पैसा आपको दे रहे हैं उस बॉन्ड के ऊपर। ठीक है। तो तीन ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। हर एक चीज़ में आपने बिजनेस ओपन किया है तो आपके लिए सारे के सारे खर्चे हो सकते हैं। चाहे आप किसी को इक्विटी बांट रहे हो तो उसको भी हमें प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ेगा, तो वो भी आपका खर्चा है। या आप चार्जेस कर रहे हो, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हो बैंक को, तो वो भी आपके लिए खर्चा एक्सपेंस है। एंड आप किसी को फिक्स रिटर्न दे रहे हो, वो भी आपके लिए एक्सपेंस है। तो दे आर ऑल एक्सपेंसेस और उसी का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। The cost of capital equal to minimum return your business must earn to satisfy all these of funds provisions। हर एक प्रोविजन हम लेके आए, चाहे हम दोस्त यार से लेके आए, या हम बैंक वालों से लेके आए पैसा, या हमने बॉन्ड इशू किया किसी को, इन्वेस्टर्स को, और उन्होंने पैसा हमको दिया। सो किसी भी सिनेरियो में
कितना मिनिमम रिटर्न उनको चाहिए, दे वांट अ स्पेसिफिक मिनिमम रिटर्न, कि इतना भी रिटर्न तो हमें परसेंटेज में चाहिए, ठीक है। इफ कैफे अर्न्स बिलो दिस रिटर्न्स वैल्यू फॉल्स, अगर हमने सपोज उन लोगों ने बोला कि एटलीस्ट हमको 9% का इंटरेस्ट चाहिए, तो एटलीस्ट 9% का उनको इंटरेस्ट देना है, तो एटलीस्ट मुझे 9% तो कमाना चाहिए ना। अगर मैं इससे कम कमा रहा हूँ, इफ माई ओरिजिनल रिटर्न, मैं प्रॉफिट कमाया लेकिन प्रॉफिट जो है मेरा वो टोटल प्रॉफिट सिर्फ 7% हो रहा है, तो ये तो बहुत कम है। मुझे तो उनको 9% देना है और मैं पैसा कितना कमा रहा हूँ, सिर्फ 7%, तो वो तो मेरे लिए वो 2% का लॉस हुआ। सो ऐसा अगर केस है तो हमारी वैल्यू कम होती जाएगी, सो वैल्यू कम हो जाएगी हमारी, ठीक है, कैपिटल की वैल्यू। लेकिन अगर आपने इससे ऊपर का कमाई कर ली, यानी कि आपने देखो 9% उनको देना था, एंड यू गॉट कि भाई मैंने तो 12% कमा लिया पूरे साल भर में, जितना भी पैसा मैंने लगाया था उसके ऊपर मुझे 12% का इनकम जनरेट हो गया, यानी कि प्रॉफिट जनरेट हो गया। तो 12% तो मैंने जनरेट किया, तो उसमें से उनको तो मुझे 9% देना ही है, तो उसमें से उनको मैंने 9% दे दिया, एंड द रिमेनिंग आई कीप इट विथ माई सेल्फ, दैट इज 3%। तो 3% मैंने अपने पास रखा, यानी कि अब मैं मेरी वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर रहा हूँ, इट विल क्रिएट वैल्यूज। सो प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से अज्यूम करनी है, कि टोटल इस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। एफ एम इंपॉर्टेंस क्या है इसका, एफ एम में क्या इंपॉर्टेंस है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ का यूज होता होगा, ठीक है। वो कौन कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बहुत ही एक्सट्रीम यूज होता है। सबसे पहला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जगह है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसमें एनपीवी और आईआरआर के कैलकुलेशन आते हैं। देन बिजनेस वैल्यूएशन किस तरह से करना है, असेट बेस्ड वैल्यूएशन, देन मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन, इक्विटी बेस्ड वैल्यूएशन, तो ये किस तरह से वैल्यूएशन करना है आपको, डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन भी होता है, ठीक है। तो ये सबको वैल्यूएशन करने के लिए, बिजनेस का वैल्यूएशन करने के लिए भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए भी चाहिए होता है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, किसको फाइनेंस देना है, किस तरह से फाइनेंस लेना है। बैंक में लोन लेने से पहले भी आपको बताना होगा कि कितना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ऑलरेडी पुराना है तो। एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी आपको ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व होगा कि किसी का कौन से डिपार्टमेंट का कितना परफॉर्मेंस है, आपके बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है, वो डिपेंड करेगा आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। सो इतने एरिया है जहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होने वाला है इन द एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। चलिए चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला ना, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि हमारे जो इक्विटी बांट रहे हैं, हम किसी को प्रॉफिट में हम पार्टनर बना रहे हैं, तो हम उसको इक्विटी दे सकते हैं। तो एक होगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और दूसरा होगा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। दो ही तरीके का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। डेट में हर किसी के तरीके का डेट आ सकता है, चाहे हमने फ्रेंड्स कलीग से लिया है, फ्रेंड रिलेटिव से लिया है, या बैंक से लिया है, या किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर या बॉन्ड या डिबेंचर होल्डर्स को हमने पैसा दिया है, दे आर द डेट कैपिटल, ठीक। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को किस तरह से एस्टिमेट करना है। दो टाइप मैंने देखे, एक तो हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को किस तरह से एस्टिमेट करना है ना, इक्विटी होल्डर्स बियर द हायर रिस्क। इक्विटी होल्डर्स सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पैसा ज्यादा चाहिए, वो अपना पैसा पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो उनको प्रॉफिट भी मिलेगा, लॉस हुआ तो वो लॉस भी बियर कर रहे हैं, यानी कि फ्लक्चुएशन है, हो सकता है लॉस हो जाए तो उनको भी लॉस भुगतना पड़ेगा। सो उनका रिस्क ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, दैट यू ऑलरेडी नो कि जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे ना रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, ठीक है, रिस्क है तो इश्क है नहीं। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही आपको रिटर्न मिलना चाहिए, बिकॉज यू आर टेकिंग हायर रिस्क, देन यू विल गेट हायर रिवॉर्ड। तो चलिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड कैसे करना है। देर आर मल्टीपल मेथड्स, कि कौन कौन से मेथड्स हैं, चलिए हम देखते हैं सिंगल सिंगल, हम हर एक मेथड को देखते जाते हैं और उस मेथड के हिसाब से हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे मिलेगा वो फाइंड आउट करते हैं। चलिए पहला मेथड है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डीसीएम। डिविडेंड ग्रोथ यानी कि हर साल डिविडेंड कुछ ना कुछ रेट से ग्रो होते जाएगा। डिविडेंड पता है सबको कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट बांटती है, जब प्रॉफिट होता है तो उसके शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड को बांटते हैं टू द शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड ना हर साल कुछ ना कुछ ग्रो होते जाएगा, क्यों, बिकॉज योर कंपनी इज ग्रोइंग, कंपनी ग्रोइंग है तो डिविडेंड भी ग्रो होना चाहिए। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है ये। उसने फॉर्मूला दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है केई स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमें क्या फाइंड करना है, केई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
equal to D1 upon P0 plus G. Now that D1 is your dividend जो कि नेक्स्ट ईयर आप पे करने वाले हो. नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है, डी का D1 है, इसलिए तो अगले साल आप कितना डिविडेंड पे करोगे, दैट वी हैव टू अज्यूम. देन P0 इज द करंट मार्केट प्राइस. दिस इज योर करंट मार्केट प्राइस कि भाई आपके शेयर की मार्केट में प्राइस क्या चल रही है. शेयर मार्केट प्राइस जो से आपका जो भी स्टॉक है उसकी मार्केट में अभी क्या वैल्यू चल रही है करंटली, तो वो आपको पता नहीं होगी. एंड उसमें आपको ऐड करना है एवरी ईयर का जो ग्रोथ रेट है वो. ये जो ग्रोथ रेट है, दिस इज योर ग्रोथ रेट इनटू व्हाट, ग्रोथ रेट फॉर डिविडेंड. डिविडेंड ग्रो होने वाला है ना, सो डिविडेंड का ग्रोथ रेट क्या है वो आपको ऐड करना है इसमें. एंड देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE. चलिए, D1 is the next year's का dividend, then P0 is the current share price and J equals to dividend growth rate. Usually from historical growth और retention ratio method से भी हो सकता है. हिस्टोरिकल ग्रोथ का मतलब होता है कि पुराने साल में जितना ग्रोथ था उतना ही ग्रोथ हम अगले साल में भी एक्सपेक्ट करते हैं. या ऐसा भी हो सकता है कि रिटेंशन रेशियो ढूंढना पड़ेगा. रिटेंशन रेशियो रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है कि जितना हमने प्रॉफिट कमाया, सपोज आपने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया और आप बांटना चाहते हो कि 40 रुपये हम बांटना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 60 रुपये हम अपने पास रिटेन करना चाहते हैं. तो 60% इज योर व्हाट, रिटेंशन रेशियो. सपोज आपने डिसाइड किया कि हम 60% हमारे पास रखेंगे तो बाकी का 40% हम बांट देंगे. तो 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, देखो जितना भी है 1 माइनस रिटेंशन रेशियो इक्वल टू क्या, डिविडेंड पे आउट रेशियो. DPR यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे मिलेगा, 1 माइनस डिविडेंड रिटेंशन रेशियो. सो रिटेंशन रेशियो को माइनस करना है टोटल जितना भी प्रॉफिट है इसमें. 1 को आप प्रॉफिट की तरह समझो कि ये जो 1 है यानी कि 100%, उसमें से रिटेंशन रेशियो माइनस करो तो यू विल गेट द डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना डिविडेंड पे करेंगे. दो ही चीज होगी, या तो रिटर्न करेंगे बिजनेस में या तो पे करेंगे एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है. चलिए सिंपल एक एनालॉजी से स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करना है. इमेजिन यू बाय अ शॉप दैट पेज यू रेंट. आप एक दुकान खरीदी है जो आपको रेंट पेमेंट कर रही है. नाउ रेंट पेमेंट आप ऐसा समझो कि वो डिविडेंड है. रेंट का जो पेमेंट है आप ऐसा समझो कि वो डिविडेंड मिल रहा है आपको. इफ द रेंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एवरी ईयर, द वैल्यू ऑफ द शॉप बेस्ड ऑन टूडेज रेंट अमाउंट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ, या प्राइस यू पे टू बाय द शॉप. जो आज का जो भी हमको रेंट मिल रहा है वो हमारा डिविडेंड है. तो आप लोग करते हैं कि ये जो डिविडेंड है वो हर साल ग्रोथ ना कुछ ग्रोथ तो होगा ही, जैसे कि आपका रेंट ग्रो होगा एवरी ईयर. तो जो वैल्यू है शॉप का, क्या वो इसके ऊपर बेस्ड है करंट में जो रेंट की मार्केट में प्राइस चल रही है, करंट का जो भी रेंट का अमाउंट है उसके ऊपर बेस्ड है. हाँ है. क्या एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ में भी बेस्ड है. हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज जैसे जैसे हमारा रेंट का प्राइस बढ़ेगा, रेंट की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी प्रॉपर्टी की भी तो वैल्यू बढ़ेगी. एंड प्राइस यू पे टू बाय द शॉप. आपने इस शॉप को बाय करने के लिए कितना पैसा करना पड़ेगा, कितना पैसा आपको देना पड़ेगा टू बाय दैट शॉप, एंटायर शॉप. अब आपको रेंट नहीं देगा ना, आपको पूरा का पूरा शॉप ही चाहिए, तो इसके लिए कितना पेमेंट करोगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो 3 फैक्टर से उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा. सो DGM यानी कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल टेल्स यू व्हाट रिटर्न मस्ट दिस शॉप गिव मी फॉर दिस प्राइस टू बी वर्थ इट. कि भाई ये जो प्राइस मैं पे करूंगा वो मेरा एक्चुअल प्राइस है कि नहीं, वो जानना है मुझे. क्या क्या वो वर्थ इट है मेरे लिए, पॉसिबल है, या क्या वो कुछ मुझे एग्जैक्ट वही चीज दिखा रहा है, यानी कि जो मैं चाहता हूँ, जितना रिटर्न मैं चाहता हूँ, क्या उतना रिटर्न मुझे दे पाएगा या नहीं, उसका डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा. चलिए सो बात करते हैं अब कुछ अजम्पशंस है DGM के, यानी कि जो मॉडल है ना उसने कुछ अजम्पशंस रखे हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट सोच के ही चलना है कि इतने अजम्पशंस हैं. अजम्पशंस का मतलब है कि वो ऐसा सोच के चल रहा है. अब हो सकता है वो प्रैक्टिकल ना भी हो, प्रैक्टिकल हो भी. लिखते हैं कौन कौन से अजम्पशन है. डिविडेंड ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट फॉर एवर. ऐसा कभी हुआ है क्या, नहीं. इट इज रेयर इन रियल लाइफ, बहुत ही कम है ऐसा हुआ कि डिविडेंड जो है वो हर साल कांस्टेंट रेट यानी कि एक ही रेट से वो कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम तक वो बढ़ता ही जाएगा. लेट्स सपोज 5%, तो आपने आज से लेके 5% वो हर साल 5% ही बढ़ेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है. वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. बट हाँ, लेकिन ये अजम्पशन इस मॉडल पे काम करता है. ये मॉडल जो है वो इसी अजम्पशन पे काम कर रहा है कि मुझे ये अजम करके चलना है कि जो रेट है वो मेरा इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही बढ़ता जाएगा कॉन्स्टेंटली. सेकंड है कि जो आपकी कंपनी है ना वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है.
अब हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है वो किसी साल में डिविडेंड ना भी तो पे करे, तो वो भी रेयर है ना, कि रेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हर साल हम डिविडेंड पे ही कर रहे हैं या आपकी कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाएगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो दैट मे बी अ लॉस मेकिंग कंपनी भी हो सकती है जो डिविडेंड ना पे करे। लेकिन ये अजम्पशन ये है, ये जो पूरा मॉडल है, ये जो आंसर आएगा आपका, ये मॉडल जो है वो बेस्ड है इस अजम्पशन पे कि ऐसा आपको अज्यूम करना है कि जो कंपनी है वो हर साल डिविडेंड पे करेगी। एक तो हर साल डिविडेंड पे करेगी और हर साल का जो रेट है वो फिक्स है, देखिए हर साल वो कांस्टेंट रेट से बढ़ते जाएगी। ग्रोथ रेट मस्ट बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो ग्रोथ रेट है ना वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। देखो आपका सपोज आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% आया, तो क्या आपका ग्रोथ रेट 16% हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं हो सकता। भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी टोटली इतना है, उसके ऊपर 16% कैसे होता है? जैसे कि ये तो हो गया कि हमने 1 रुपया कमाया लेकिन 2 रुपये गंवा दिए कॉस्ट में। डिविडेंड हम 1 रुपये का ले रहे लेकिन कॉस्ट उसकी 2 रुपये की। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? डबल तो नहीं हो सकता, डबल क्या 1 रुपये का ज़्यादा भी नहीं हो सकता, 1% से भी ज़्यादा नहीं हो सकता। लेस देन होना चाहिए, यानी कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होना चाहिए। शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू। अब देखो मार्केट में जो भी प्राइस चलती है, क्या वो ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है? हाँ करती है, बट क्या वो किसी पर्टिकुलर पीरियड में रिफ्लेक्ट करती है, या वो तो कांस्टेंट बेस पे चेंज होती जाती है? इवन तो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो चेंज होती जाती है। मार्केट में शेयर प्राइस, ऑब्वियसली आपने शेयर मार्केट में देखा होगा कि आपकी जो मार्केट की प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती जाती है। तो वो तो रेयर है, ये भी असम्पशन है, बट ये मॉडल असम्पशन कर रहा है, तो वी हैव टू अज्यूम दिस थिंग फोर थिंग्स। तो ये 4 चीज़ें हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी है, और उसके बाद ही हमें कुछ कैलकुलेशन देखने हैं, क्योंकि सोचना है, इन चारों चीज़ों के बारे में सोचना है, ये ऐसा ही होना चाहिए तो ही ये मॉडल वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं कि क्या है इसके एडवांटेजेस। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज़। ठीक है, बहुत सिंपल है और बहुत इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअल मार्केट डेटा, दैट इज डिविडेंड एंड शेयर मार्केट प्राइस। जो मार्केट में जो भी प्राइस चली है उसके ऊपर भी है और डिविडेंड के ऊपर भी है, यानी कि एक्चुअल डेटा को यूज़ कर रहा है, एक्चुअल में जो मार्केट में डेटा चल रहा है किसी भी कंपनी का उसके ऊपर यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर बेस्ड है। इट इज़ यूजफुल फॉर स्टेबल मैच्योर कंपनीज। जो भी कंपनियां मैच्योर हैं, जो स्टेबल है, जो इमर्जिंग है वो नहीं, यानी कि जो नई नई कंपनी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो मार्केट में उसका बहुत ही अच्छा खासा मार्केट कैप होल्ड कर रही है और बहुत सालों से उसमें प्रैक्टिस कर रही है इंडस्ट्री में। तो वैसी कंपनियां जैसे कि यूटिलिटीज है, एफएमसीजी मार्केट है, तो बहुत सालों से ये कंपनियां है इसके अंदर, तो ऐसी कंपनी के लिए ये स्टेबल है। तो ये मैच्योर कंपनीज के लिए ये जो मॉडल है वो यूजफुल है। नई आई हुई कंपनी उसके लिए ये मॉडल यूजफुल नहीं रहेगा। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू। जैसे इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंपनीज दैट डोंट पे डिविडेंड। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया था, जो कंपनियां डिविडेंड नहीं पे करती इनके ऊपर ये मॉडल वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वो डिविडेंड ही नहीं पे करते, तो बाकी हम किस तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे उसका। हैव एन इरेटिक डिविडेंड। एरेटिक डिविडेंड मतलब उसका जो डिविडेंड का रेट है ना वो हर साल चेंज होगा, कभी बहुत ज़्यादा होगा कभी बहुत कम हो जाएगा, इरेटिक है, एरर वाला है। ग्रोथ अजम्पशंस अनरियलिस्टिक है। भाई ग्रोथ के अजम्पशन बहुत ही अनरियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि हर साल आपका जो ग्रोथ है वो 5% से ही बढ़ेगा, ऐसा आप अज्यूम कैसे कर सकते हो? मे बी देर आर चांसेस कि 5% की जगह 6% से बढ़ जाए या 7% हो जाए, या हो सकता है 3% से भी बढ़े। देर आर मोर चांसेस। एक ही रेट से, सिंगल रेट से आपका जो ग्रोथ है वो हर साल ऐसा ही होगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी उसका डिसएडवांटेज है। इट इज सेंसिटिव टू एस्टिमेशन ऑफ जी। बहुत छोटा सा भी चेंज हो गया ना, अगर ग्रोथ रेट में छोटा सा चेंज हो गया ना, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। जैसे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 5% और ग्रोथ रेट है सपोज 4%, अगर 4% से उसने 4.5% कर दिया ना ग्रोथ रेट को, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। इट विल चेंज द एंटायर ड्यूरेशन, बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। छोटा से छोटा जो चेंज भी होगा वो भी आपका बड़ा इंपैक्ट लेके आएगा, क्योंकि वो सेंसिटिव है एस्टिमेशन का। जी को एस्टिमेट करना है कि ग्रोथ रेट एस्टिमेशन इज वेरी सेंसिटिव। सो देर आर सम डिसएडवांटेजेस टू, बट हमें ज़्यादातर अजम्पशन पे फोकस करना है कि क्या अजम्पशन करके चलना है इस वाले मॉडल को अगर हमें यूज़ करना है तो। चलिए सो अब एग्जांपल देखते हैं। अ कंपनी शेयर प्राइस टुडे, यानी कि P0 इज गिवन यू एज ए 50 रुपीज़, तो आपको P0 ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 50 रुपीज़। ठीक, जब भी क्वेश्चन आए ना तो आपको जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना वो आपको एक बार नोट डाउन कर लेनी, कहीं पे लिख के रखनी है, तो दैट जब भी आप कैलकुलेशन करो तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। करंट डिविडेंड दिया हुआ है D0 दिया हुआ है जो कि 4 रुपये है। ठीक है, सो D0 इज गिवन एज अ 4 रुपीज़।
डिविडेंड का ग्रोथ रेट दिया है जो कि है 5% पर ईयर, सो यू हैव गिवन जी इक्वल टू 5%। ठीक है, तो चलो इतनी इंफॉर्मेशन दी है और इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इनफ है टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो, सो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। यू हैव टू रिमेंबर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर्मूला, जो कि बात करता है D0, सॉरी D1, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड देखना है। एंड D0 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का डिविडेंड या करंट ईयर का डिविडेंड। हमें करंट ईयर का डिविडेंड नहीं देखना, हमें देखना है कि अगले साल क्या डिविडेंड पे करेंगे। तो हमें D1 चाहिए अपॉन P0 प्लस G। सो हमारे इस क्वेश्चन में ना हमें तो दिया है P0, बट हमें क्या चाहिए, सॉरी हमें चाहिए D1, उन्होंने दिया है D0। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे D0 से D1 में कैसे जाएंगे? वी हैव टू ऐड अ ग्रोथ रेट। जो भी D0 दिया है उसमें आपको ग्रोथ रेट ऐड करना है, एंड द ग्रोथ रेट इज गिवन यू एज अ 5%। सो हमें सबसे पहले तो D1 फाइंड करना है। D1 फाइंड करने के लिए हमें करना है जो भी 4 रुपये का डिविडेंड है D0 का, मल्टीप्लाई करना है 1.05, बिकॉज 5 रुपीज़ का उसमें 5% का उसमें ग्रोथ ऐड करना है ना। सो वी हैव टू ऐड 5%, और 5% ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे 1.05, यानी कि वही 5% ऐड हो जाएगा उसमें। 100 की जगह 105 रुपये हो जाएंगे, सो 1.05। सो उसका कुछ आंसर आएगा, दैट विल बी D1 इक्वल टू 4.20। सो एक चीज़ हमें मिल गई कि D1 मिल गया। सो देखो यहाँ पे सिर्फ आप पुटअप करो योर वैल्यू। ठीक है, आपके पास ये 3 चीज़ें आ जाएंगी ना, मतलब आपको सिर्फ पुटअप कर ली वैल्यू सारी की सारी, एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो D1 आपके पास आ चुका है। P0 जो है आपको दिया हुआ है एज अ 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ इज गिवन यू, प्लस G इज इक्वल टू 5%। ठीक है, तो चलो 4.20 डिवाइड बाय 50, दैट्स गिव्स यू अराउंड 8.4% प्लस 5%, so it will give you around 13.4%. So the final answer will be 13.4 is your KE, and this is your cost of equity कि इक्विटी का कितना कॉस्ट है। 13.4% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको इतना रिटर्न देना पड़ेगा इक्विटी वालों को। तो जो भी इक्विटी पे लेके आया उसको, अगर कोई लाख रुपए का इक्विटी लेके आया तो यू हैव टू गिव हिम एटलीस्ट 13.4% ऑन 1 लाख रुपीज, सो अराउंड 13,400 रुपये, समथिंग लाइक दैट। तो इतना रुपये आपको उनको देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज। चलिए आज बात करते हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, कि ये जो 13.4 आया है वो क्या एक्चुअल में वो क्या कहना चाहता है, व्हाट एक्चुअली इट इंटरप्रेट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ACC स्टूडेंट्स। The shareholders expect 13.4% return for investing in his company, in this company, based on the dividend and growth। भाई कंपनी के अंदर उसको पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसको कितना रुपए चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए? He will ask 13.4% return on his investment for doing investment in this company. This is what the interpretation is. Done? चलिए चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्या है सिस्टमैटिक रिस्क एंड क्या है अनसिस्टमैटिक रिस्क? यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज विद सिंपल एनालॉजी। यू आर राइडिंग 2 टाइप्स ऑफ रोलर कोस्टर। सपोज आप 2 टाइप के रोलर कोस्टर पर राइड हो रहे हो। पहला जो है पहला रोलर कोस्टर जो है वो है, सपोज ऐसा है जो कि अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ आपकी सीट को अफेक्ट कर रहा है। आप रोलर कोस्टर पे बैठे, जो भी होगा सिर्फ आपकी सीट के साथ होगा, बाकी की कोई भी सीट नहीं हिलेगी, यानी कि कोई भी सीट पे कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपकी ऐसी अकेली सीट है जो शेकिंग करने वाली है, लाइक दैट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। उसके एग्जांपल है, उसे हम कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। देखो अनसिस्टमैटिक रिस्क यानी कि ये कि सिर्फ आपके साथ ही वैसा हो रहा है, बाकी बाकी की सारी कंपनियां, बाकी की सारी चीजें जो है वो एज इट इज है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज के रिलेशन में देखें तो एम्प्लॉय की स्ट्राइक जो है वो एक ही कंपनी में होती है। सारी की सारी कंपनी में एक साथ में स्ट्राइक हो, वैसा पॉसिबल नहीं है ना। तो कंपनी की स्ट्राइक है वो, एम्प्लॉय की जो स्ट्राइक है वो एक ही कंपनी में हो रही, तो आपके लिए वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। या फिर प्रोडक्ट का फेलर एक साथ में, सभी के सभी प्रोडक्ट, सभी कंपनी के प्रोडक्ट फेल हो जाए, वैसा जरूरी नहीं है। आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट फेल हुआ है तो ये आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क है। या फिर फैक्ट्री आपकी ब्रेकडाउन हो गई, वो आपका रिस्क है, दैट इज योर अनसिस्टमैटिक रिस्क। एंड दिस रिस्क कैन बी रिमूव्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक नया वर्ड आपको ध्यान में आया होगा।
बाय मेनी शेयर्स एंड प्रॉब्लम डिसअपियर्स। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, तो आपने कहीं पे एक कहावत सुनी होगी कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन जस्ट वन बास्केट। तो वो क्या कहता है कि आपके सारे की सारे एग्स जो है वो एक ही बास्केट में मत रखो, अगर वो बास्केट हिल गया तो आपके सारे एग्स बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अलग अलग बास्केट रखने हैं, अलग अलग की, कि अगर एक बास्केट खराब होता है तो बाकी के जो एग्स जो है वो आपके बच जाएंगे ना। एंड दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपको हर एक एसेट को आपको अलग अलग इन्वेस्ट करना है। सो अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है ना, वो हम रिमूव कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा मिनिमम कर सकते हैं, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है। चलिए अब बात करते हैं सिस्टमैटिक रिस्क की। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है कि पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क ही शेक होने गया। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ आपकी शीट की शेकिंग हो रही थी, अब पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क ही शेक हो रहा है। तो ऐसा जो है वो आपकी अकेली के साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे ही अम्यूजमेंट पार्क के साथ हो रहा है। तो जैसे पे फॉर एग्जांपल इन रिलेशन टू कंपनी के साथ देखें, तो इंटरेस्ट रेट के चेंजेस होना। अब जो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है वो सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं चेंज होता है, वो कोई भेदभाव नहीं करता है कि एक कंपनी है उसी के लिए इंटरेस्ट रेट चेंज होगा बाकी सबके लिए ऐसा अलग रहेगा, वैसा नहीं। इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो सबको अफेक्ट करेगा। इन्फ्लेशन चेंज होगा, ऑब्वियसली वो भी सबको अफेक्ट करेगा। एंड रिसेशन, मंदी का टाइम है तो वो भी सभी के लिए मंदी होगी, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा तेजी में है ये मंदी में है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एंड दिस रिस्क कैन नॉट बी रिमूव बाय डाइवर्सिफिकेशन। आप कितना भी डाइवर्सिफिकेशन कर लो, जो होना है वो तो होता ही रहेगा। उसका नाम है सिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि ये ऐसे रिस्क है जो होके ही रहेंगे। आप कितना भी डाइवर्सिफिकेशन कर लो, देर इज नो चांस कि आप इसको कम कर सकते हो, तो कांट। तो सीएपीएम जो मॉडल है, यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ओनली कंपेंसेट इन्वेस्टर्स फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। इस रिस्क के लिए ना वो कंपेंसेट करता है। एक मॉडल है हमारा सीएपीएम मॉडल, हम देखेंगे अभी क्या है वो एक्चुअल में सीएपीएम मॉडल क्या है, कि उसमें किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, क्या चीज़ें हमें मिलेगी सीएपीएम मॉडल के अंदर। सो वो सिर्फ और सिर्फ कंपेंसेट करता है सिस्टमैटिक रिस्क को, क्योंकि सबको नुकसान हुआ है। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया तो सबको नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ अर्थक्वेक हुआ वहाँ पे उन्होंने उन्होंने बता दिया कि इन लोगों को हम मुआवजा देंगे, तो सबको मिलेगा वो। तो वो कुछ कंपेंसेशन दे रहे हैं, दैट्स द सीएपीएम मॉडल। चलिए, लेकिन अगर सिर्फ अकेली आपकी कंपनी के साथ हो तो गवर्नमेंट आपको मुआवजा दे दी है क्या? नहीं ना। तो ये है एग्जाम्पल इसका, कि सिर्फ एक ही कंपनी के साथ हो तो उसके लिए आपको कोई कंपेंसेशन नहीं है, वो आप अपने आप से ही सॉल्व आउट करो। लेकिन सबके साथ हुआ है तो हम सोच सकते हैं कि यू कैन कंपेंसेट दिस। चलिए बात करते हैं पोर्टफोलियो थियरी दैट लीड्स टू सीएपीएम मॉडल। ऐसे एक पोर्टफोलियो थियरी है जो सीएपीएम मॉडल का जनरेशन कर रही है, कि इट लीड्स टू द सीएपीएम मॉडल। पोर्टफोलियो थियरी क्या कहती है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। वही मैंने एग्जांपल दिया, वही होल्डिंग मल्टीपल शेयर्स रिड्यूसेस अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो कम हो जाएगा जब हमारे पास अलग अलग टाइप के शेयर होंगे, बहुत ज़्यादा शेयर्स होंगे अलग अलग टाइप्स के, तो हम हमारा जो रिस्क है वो कम कर सकते हैं। व्हाट्स लेफ्ट इज सिस्टमैटिक रिस्क ओनली। अनसिस्टमैटिक रिस्क तो ऐसा है कि हम उसको कम कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क को हम कभी नहीं कम कर सकते ना। और उसको मेजर किया जाता है बाय बीटा। बीटा दैट इज सम एक कांस्टेंट चीज है बीटा, उससे हम मेजर करते हैं कि बीटा इज द सेंसिटिविटी, कितना वोलाटाइल है, कितना फ्लक्चुएशन है, उसको हम मेजर करने के लिए बीटा को यूज करते हैं। और बीटा का ये साइन है, दिस साइन बिलोंग्स टू द बीटा। चलिए बात करते हैं सीएपीएम मॉडल के लिए, यानी कि कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ये आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताएगा। ये जो हमने पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड किया ना, वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी दूसरा मॉडल बता रहा है। पहले हमने यूज किया था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, उसने कुछ अलग आंसर दिया। नाउ दिस विल अगेन गिव यू सम डिफरेंट आंसर, बट ये भी आंसर किसके लिए देगा, के ई के लिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए बताएगा वो भी। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं कि क्या है फॉर्मूला, क्या कहना चाहता है फॉर्मूला एक्चुअल में। के ई इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। चलो, तो यहाँ पे आपको दो तीन नए वर्ड आपको यहाँ पे आपको एब्रिविएशन आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है आर एफ, यानी कि ऐसा रिटर्न जो कि फ्री है, कि रिस्क फ्री, बिना रिस्क का कितना रिटर्न हम कमा सकते हैं, दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न। बिना रिस्क लिए भी हम कुछ पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो कितना पैसा हम कमा सकते हैं, कितना परसेंटेज रिटर्न है,
जो हम बिना रिस्क के कमा सकते हैं। जैसे कि अभी सपोज बैंक में एफडी रख दी, तो एफडी में हम 7% रिटर्न कमा रहे हैं, वो भी किसी बिना रिस्क के, ठीक है ना। तो वो हो गया हमारा रिस्क फ्री रिटर्न। प्लस बीटा, बीटा इज स्टैंड्स फॉर द वोलाटिलिटी, कितना मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है। RM माइनस RF, RM स्टैंड्स फॉर मार्केट रिटर्न एंड RF स्टैंड्स फॉर रिस्क फ्री रिटर्न। यही यानी कि RM जो है वो मार्केट का रिटर्न है और RF जो है वो हमारा रिस्क फ्री रिटर्न है। तो मार्केट का रिटर्न कितना एक्स्ट्रा है बियॉन्ड रिस्क फ्री रिटर्न से, रिस्क फ्री रिटर्न से कितना एक्स्ट्रा हमको कमाने को मिल रहा है, तो वो हो गया हमारा रिस्क प्रीमियम। सो RM माइनस RF इक्वल टू रिस्क प्रीमियम। कितना प्रीमियम है, प्रीमियम का मतलब कितना एक्स्ट्रा है बियॉन्ड रिस्क फ्री से, कितना ऊपर हम कमा सकते हैं, दैट इज अवर RM माइनस RF, यानी कि रिस्क प्रीमियम है। चलिए देखो, RF इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, RM इक्वल टू मार्केट रिटर्न, RM माइनस RF इक्वल टू मार्केट का रिस्क प्रीमियम, मार्केट का जो हम रिस्क उठा रहे हैं उसके ऊपर कितना प्रीमियम पे करें। प्रीमियम का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा पे करना बियॉन्ड रिस्क फ्री से ऊपर कितना पे कर रहे हैं, तो रिस्क फ्री इसलिए माइनस किया वहां पे। एंड बीटा, इट एक्चुअली मेजर्स द सिस्टमैटिक रिस्क कंपेयर टू द मार्केट। सिस्टमैटिक रिस्क कि कितना रिस्क होगा, सभी को होगा तो कितना रिस्क होगा, उसका कंपेरेबिलिटी देखते हैं, यानी कि फ्लक्चुएशन कितना होगा। चलिए नाउ एनालॉजी फॉर बीटा, बीटा के लिए कुछ एग्जांपल है। जैसे कि थिंक ऑफ बीटा एज योर बस ड्राइव कंपेयर टू द हाईवे ट्रैफिक। सपोज आप इमेजिन करो कि आप बस चला रहे हो और वो डिपेंड करे कि आपके हाईवे के ट्रैफिक के ऊपर, तो आप अपना जो भी व्हीकल है वो कैसे चलाओ। अगर आप मूवमेंट करोगे एग्जैक्टली द मार्केट, मतलब जैसा रोड है वैसा चला रहे हो, रोड एकदम क्लीन है, आप क्लीनली चला रहे हो, स्मूथली चला रहे हो, स्मूथ रोड है तो स्मूथली चलाओगे, तो इसका मतलब हो गया बीटा इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों सिमिलर है। लेकिन अगर स्पॉट कार चलानी है आपको, स्पॉट कार, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एकदम फुल अच्छा वाला रोड चाहिए। लेकिन आपको सपोज ऐसा रोड मिल गया जो कि बहुत ही गंदा सा रोड है, बहुत खड्डे खड्डे हैं हर जगह पे, और आपको स्पॉट कार दे दी चलाने के लिए, तो क्या होगा, आप स्पॉट कार अच्छे से चला पाओगे क्या, नहीं। सो वो कब होगा, जब आपका बहुत ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट होगा, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है कि बहुत ऊपर बहुत नीचे, आपके अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा है उसमें। तो अगर अप्स एंड डाउन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि बीटा जो है वो एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा कब होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से वोलाटाइल ज़्यादा है। लेकिन अगर बीटा एक से कम है, बीटा एक से कम यानी कि बहुत ही कम वोलाटिलिटी है, बहुत ही नॉर्मल स्मूथली तरीके से, इतना भी ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है और ज़्यादा बहुत वोलाटाइल भी नहीं है, फ्लैट लाइन पे चल रहा है या नियर टू फ्लैट लाइन चल रहा है। जैसे कि आप स्कूल बस ड्राइव करते हो तो स्कूल बस कितनी अच्छे से चला लेते हो, बिकॉज यू आर वरिंग अबाउट द चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। तो उसके लिए हम स्कूल बस चलाते हैं, तो वही है कि हमारा लेस वोलाटाइल है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स कार चलाते हैं तो कितना फास्ट में चलाते हैं, इतनी फास्ट में चलाते हैं स्पोर्ट्स कार को, तो वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। तो ये हो गया हमारे बीटा की कुछ एनालॉजी। नाउ जैसे कि हमने डीजीएम मॉडल में कुछ अजम्पशन देखे थे, तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अजम्पशंस हैं। तो एवरी मॉडल हैव सम इट्स ओन इट्स अजम्पशंस। तो चलो देखते हैं कि सीएपीएम मॉडल के क्या अजम्पशंस हैं, क्या वो अज्यूम करके चलने का बोलता है। पहला अजम्पशन ये है कि इन्वेस्टर्स आर रैशनल्स। इन्वेस्टर जो है वो रैशनल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, दे आर रैशनल्स, मतलब वो रेडी टू इन्वेस्ट है मार्केट में। मार्केट्स आर एफिशिएंट है, मार्केट जो है वो एफिशिएंटली चल रहा है, कुछ भी इनएफिशिएंसी रिकॉर्ड नहीं हो रही है, मार्केट जैसा चल रहा है वैसा अपने हिसाब से चल रहा है एंड इट इज स्मूथली रनिंग। इन्वेस्टर्स होल्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। अब जो इन्वेस्टर है ना, जो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनके पास ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, यानी कि उन्होंने अपनी एसेट को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके रखा है, एक ही जगह पे नहीं रखा, क्योंकि अगर एक ही जगह पे रखोगे तो उनका नुकसान है। तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी करके रखा है, ऐसा आपको अज्यूम करना है। ओनली सिस्टमैटिक रिस्क को मैटर करना है आपको, अनसिस्टमैटिक रिस्क को आपको मैटर नहीं करना, बिकॉज अनसिस्टमैटिक रिस्क ऐसा है जो आप खुद से सॉल्व कर लोगे ना, क्योंकि आपने डाइवर्सिफाई किया है ऑलरेडी, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही नहीं करता। ओनली सिस्टमैटिक रिस्क जो सभी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा, वैसा वाला रिस्क जो है वो आपको ओनली वही मैटर करेगा आपके लिए, और वही सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है कि बीटा। देन
आखिरी एग्जाम्पल ये है कि नो टैक्सेस और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या कि गवर्नमेंट तो टैक्स ना ले या ट्रांजेक्शन कॉस्ट चार्जेस ना हो? नहीं ना। अब जब भी शेयर मार्केट में पैसा डालोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आप पहले तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एसटीटी, सेबी के चार्जेस, ये सब होंगे, ठीक है, कमीशन, ये सब चार्जेस होंगे वहाँ पे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल भी देयर। एंड उसके ऊपर अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया तो उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना है। तो वैसा है, तो टैक्स का पेमेंट भी आपको करना हो सकता है। लेकिन ये मॉडल अजम्पशन ये कहता है कि ना तो कोई टैक्स का पेमेंट करना है, ना ही कोई ट्रांजेक्शन का कॉस्ट पेमेंट इनकर्ड करना है। तो ये मॉडल के अजम्पशंस है। चलिए बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज में क्या है, इट एक्चुअली वर्क्स फॉर कंपनीज विथ नो डिविडेंड। जो कंपनियां डिविडेंड नहीं बांटती ना, इनके लिए ये मॉडल काम का है। तो वो मॉडल जो हमने देखा था पहले डीजीएम वाला, वो उनके लिए काम का नहीं है जो डिविडेंड नहीं बांटते, वो तो उनके लिए है। जो डिविडेंड बांटते हैं उनके लिए, लेकिन जो नहीं बांटते वो उनको ये मॉडल यूज करना है, सीएपी मॉडल। इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर बेस्ड है, यानी कि फाइनेंशियल थियरी में है सिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि पूरे मार्केट को अफेक्ट करे वैसा वाला रिस्क। वाइडली यूज इन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। एंड इट लेट्स रिस्क टू रिटर्न लॉजिकली। भाई जितना रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, तो वही उसी लॉजिक के साथ ये काम करता है सीएफएम मॉडल। चलिए कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट बीटा एक्यूरेटली। भाई मार्केट में कितना फ्लक्चुएशन है ना, वो इतना एक्यूरेटली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू फाइंड आउट कि बीटा कितना है। बीटा यानी कि कितना फ्लक्चुएशन है, वो तो फ्लक्चुएशन एवरी मोमेंट पे हो रहा है। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द बीटा एग्जैक्ट ऑन टाइम? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम द बीटा एक्यूरेटली। अज्यूम्स परफेक्ट मार्केट, वो अज्यूम्शन ये करता है कि परफेक्ट मार्केट है। परफेक्ट मार्केट मतलब सब कुछ सही चल रहा है, कहीं पे कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि मार्केट एकदम परफेक्टली चल रहा है, एकदम प्लस 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 ही चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना, बहुत ज़्यादा वोलाटिल भी तो हो सकता है, कभी ऊपर गया मार्केट, कभी नीचे गया मार्केट, तो ऐसा हो सकता है। इट इज़ नॉट, ये ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्टली चल रहा है। हिस्टोरिकल बीटास मे नॉट बी प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ऑब्वियसली जब बीटा होगा तो हम करंट बीटा फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास होगा क्या, हिस्टोरिकल बीटा। और हिस्टोरिकल बीटा से हम आने वाली फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? वो तो हिस्ट्री का है। बीटा जो है वो हिस्ट्री का होगा, जो हो चुका है उसका बीटा है, जो होने वाला है उसका बीटा हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द फ्यूचर कैन बी प्रिडिक्टेड। देन रिस्क फ्री रेट एंड मार्केट प्रीमियम assumptions वेरी वाइडली। ये वेरी करेंगे, अलग अलग होंगे। रिस्क फ्री रेट अलग होगा, मार्केट के प्रीमियम अलग होंगे, बेस्ड ऑन द डिफरेंट मार्केट, बेस्ड ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स। चलिए तो ये कुछ assumptions है, कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हमने डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल। चलो आपको एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे आपको बोला गया है कि रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 4%, यानी कि बिना रिस्क के आप इतना पैसा कमा सकते हो, 4% आप कमा सकते हो। मार्केट रिटर्न दिया हुआ है 10%, यानी कि आरएम दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया हमारा आरएफ, ये हो गया हमारा आरएम। बीटा इज गिवन यू 1.2 इज द बीटा, ठीक है, सब कुछ तो दिया है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ओनली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड उसका फॉर्मूला है आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। दैट्स इट। चलो सिर्फ आपको, अगर ये इतना आसान क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करनी है, फॉर्मूला में से सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है एंड यू गेट द आंसर। एंड बहुत ही सिंपल है, बट आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। सीएपीएम का फॉर्मूला तो आपको 100% याद रखना है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। चलिए आर एफ का अमाउंट दिया है, वी हैव गिवन एज अ 4%, प्लस बीटा इज गिवन टू एज अ 1.20, आर एम इज 10% माइनस आर एफ इज ऑलरेडी गिवन 4%। तो 10 माइनस 4 यहाँ पे पहले कर देंगे, 6 इंटू 1.2, सो दिस विल बी अराउंड 7.2, एंड 4% इज ऑलरेडी गिवन, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 11.20%, एंड दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग सीएपीएम मॉडल। चलिए अब इसका भी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि हाउ वी कैन इंटरप्रिट इन दिस। सो इसको इंटरप्रिट कैसे करेंगे, बिकॉज द शेयर इज रिस्कियर देन मार्केट। देखो मार्केट से ज़्यादा रिस्की है हमारा शेयर। सपोज हमारा कोई रिलायंस का शेयर है, आरआईएल का शेयर हमने लिया है, तो बीटा का मार्केट से क्या रिलेशन है?
अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो मार्केट अच्छा चल रहा है, मार्केट और बीटा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन सपोज अगर मार्केट में 100 रुपये उछाल आया, तो अगर वहाँ पे बीटा 1 है तो हमारा जो रिलायंस का स्टॉक है वो भी 100 रुपये से अप्स में जाएगा, अपर लिमिट देखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बीटा 1.20 है तो मार्केट 100 रुपये प्लस जाएगा, ऊपर जाएगा। हमारा बीटा जो है ना वो 1.20 यानी कि 120 रुपये, हमारा जो शेयर है आरआईएल का, रिलायंस का जो शेयर है वो 120 रुपये से ऊपर जाएगा। दैट्स व्हाट्स द बीटा इज, कि फ्लक्चुएशन कितना है, जितना फ्लक्चुएशन उतना ही है, उतना ही आपका जो भी शेयर प्राइस है वो भी ऊपर नीचे वो होता रहेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो हमारा भी नेगेटिव हो सकता था। अगर ये नेगेटिव होता ना तो क्या होता कि रिवर्स होता ट्रांजेक्शन। अगर आपका मार्केट ऊपर ऊपर है तो जो शेयर की प्राइस है वो नीचे जाएगी उतने से, कितना 1.20% से, यानी कि 1.20 मल्टीप्लाइज 1.20 टाइम्स, एक्चुअली कैन से दैट। अगर माइनस में होता तो ये रिवर्स होता, 120 प्लस, यहाँ पे 120 अप्स की जगह 120 डाउन हो जाता। अगर ये बीटा ऑपोजिट होता तो वो होगा नेगेटिव बीटा। यहाँ पे बीटा पॉजिटिव है तो वो डायरेक्शन मूव करता है। पॉजिटिव बीटा बताता है कि हम जो डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उसी डायरेक्शन में हमारी कंपनी का स्टॉक भी जाएगा। और अगर बीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हमारी कंपनी का स्टॉक नीचे जाएगा, और उससे वाइस वर्सा केस है। चलिए सो बिकॉज हमारा जो शेयर है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, मार्केट का बीटा हमेशा एक होता है, यानी कि एक बीटा है मतलब मार्केट और हमारा शेयर सेम सेम पेज पे सेम लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन अगर हमारा बीटा जो है वो 1.20 है, यानी कि मार्केट से 20% एक्स्ट्रा, 20% हो गया, 1.20 हो गया, तो 20% ऊपर है हमारा शेयर, तो इन्वेस्टर डिमांड करेगा 11.2% का रिटर्न। इस बीटा पे 11.20% चाहिए। अब हो सकता है हमारा जो मार्केट का जो रिटर्न है वो 10% हो, लेकिन हम कितना मांग रहे हैं, 11.20%, ऑलमोस्ट 120% ज़्यादा। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। मार्केट जितना है उससे तो हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए ना, बिकॉज ऑफ दिस बीटा मूवमेंट। क्योंकि अगर बीटा ऊपर है तो हमको भी पैसा ऊपर चाहिए, यानी कि बीटा जाएगा ऊपर, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा यानी कि बुलिश होगा मार्केट, तो हमारा स्टॉक भी बुलिश होगा। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टाइप का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। इक्विटी का कॉस्ट हमको समझ लिया, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड सीएपी मॉडल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट कहता है कि बाहर से कितना पैसा लाया उसको कितना कॉस्ट लगता है हमको। डेट इज चीपर बिकॉज इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। भाई डेट बहुत सस्ता है बिकॉज इंटरेस्ट तो फिक्स होता है ना। आपको इक्विटी की तरह पैसा हर किसी को पैसा इतना ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट फिक्स होता है, या तो इंटरेस्ट का परसेंटेज फिक्स होता है। लेंडर टेक्स लोअर रिस्क, जो पैसा हमको दे रहे हैं ना वो कम रिस्क लेते हैं एज कम्पेयर टू द इक्विटी वाला से, तो कम रिस्क लेते हैं। एंड इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल, और जो हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं ना वो भी हमें टैक्स में से राहत मिलती है। जब हम इसका इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो उसको टैक्स डिडक्शन के तौर पे ले सकते हैं, ऐसे खर्चा उसको क्लेम कर सकते हैं। ऑलवेज यूज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहला assumption आपने बता दिया मुझे कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ही लेना है। कॉस्ट ऑफ डेट हो सकता है सपोज आपने 9% की इंटरेस्ट वाली लोन उठाई है, लेकिन इंटरेस्ट में से हम टैक्स का तो पेमेंट हम माइनस कर देंगे ना। टैक्स हम पेमेंट करेंगे तो टैक्स का हमको क्रेडिट मिलेगा भी। टैक्स यानी कि खर्चे का क्रेडिट मिलता है ना हमको, कि खर्चा भी क्लेम कर रहे हैं, तो उसका 30% जो भी होता है, सपोज 30% जो है उसका टैक्स का रेट है, तो 1 माइनस टैक्स रेट, तो 9% जो भी होगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट इज 30%, तो 70% जो बचेगा यानी कि 6.30%, ये आपका नेट है, नेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट। क्या हो गया, नेट आफ्टर आफ्टर टैक्स कॉस्ट। टैक्स निकालने के बाद कितना कॉस्ट लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज योर नेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट, तो आपको सिर्फ हमेशा वही लेना है कि के डी इक्वल्स टू आई फॉर इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स, टी फॉर टैक्स रेट। चलिए अब देखते हैं इररिडीमेबल डेट, यानी कि परपेचुअल डेट, यानी कि ऐसा डेट हमने लिया है जिसको कभी चुकाना ही नहीं है। इररिडीमेबल यानी कि कभी पेमेंट नहीं करना,
परपेचुअल यानी कि लाइफ टाइम के लिए हमने लोन लिया है, अभी हमको इसको पेमेंट करना ही नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो पेमेंट करना है ना भाई। हमको प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं करना, लेकिन इंटरेस्ट तो हमको पे करना पड़ सकता है। चलिए, सपोज यू गिव योर फ्रेंड 100 रुपीज एंड ही प्रॉमिस टू पे यू 10 रुपीज इंटरेस्ट फॉर एवर। 10 रुपये का इंटरेस्ट देगा, हर साल के लिए देगा। कब तक? जब तक वो है तब तक, फॉर एवर, फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये कहता है ये हो गया हमारा परपेचुअल बॉन्ड या परपेचुअल लोन। तो उसके केस में हमें के डी फाइंड करना है ना, के डी फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। जैसे के डी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए था, के डी जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट के लिए है। तो के डी इक्वल्स टू आई अपॉन पी जीरो इंटू 1 माइनस टैक्स। और यहाँ पे पी जीरो है, यानी कि हमारा मार्केट में क्या शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, तो पी जीरो में भी जो हमारा जो डिविडेंड, हमारा जो परपेचुअल बॉन्ड है, तो बॉन्ड का प्राइस होगा यहाँ पे, शेयर का नहीं, बॉन्ड का प्राइस होगा। जो भी बॉन्ड का प्राइस चल रहा है मार्केट में वो यहाँ पे हो सकता है। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, कि कितना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हमको 1 माइनस टैक्स की अजम्पशन ही देखनी है ऑलवेज। आई स्टैंड फॉर एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया इरेडीमेबल डेट के लिए। तो वैसे हमें रिडीमेबल डेट का भी फाइंड तो करना है। सो रिडीमेबल डेट के लिए हम क्या करेंगे? सो यहाँ पे आपको ना एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आईआरआर या वाईटीएम का अप्रोच। आईआरआर कैसे फाइंड करना है, इंटरपोलेशन कैसे करना है, दैट यू नॉट टू नो। तो एक इन ब्रीफ में बताता हूँ मैं आपको कि आईआरआर के वाईटीएम में कैसे फाइंड आउट करना है। सपोज यू बोरो 100 रुपीज टुडे, पे इंटरेस्ट ईयरली एंड रिपे प्रिंसिपल आफ्टर 5 years। यहाँ पे कंडीशन है कि आपने आज 100 रुपये लिए, आप हर साल उसको इंटरेस्ट पे करोगे, और रिपेमेंट जो प्रिंसिपल का पेमेंट है ना, वो आप 5 साल बाद करोगे। देखो, आज का 100 रुपये है, नेगेटिव में आपने पैसा ले लिया। इंटरेस्ट जो है वो आपको जो भी पे करना है, सब सपोज 10% का इंटरेस्ट है, तो 10 रुपीज़ आपने हर साल पे करते गए, लेकिन वो हर साल पे करेंगे ना। लेट्स फॉर 5 years के बाद आपने 100 रुपये वापस पे कर दिए, तो आपके प्लस हो जाएगा, या प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा। लेकिन और बोलते हैं इंटरेस्ट जो भी हर साल ज़्यादा जाएंगे, हर साल आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। लेकिन वहाँ पे आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट, कि क्या आज का 10 रुपया इक्वल टू एक साल के बाद का 10 रुपया है, क्या आज का और एक साल के बाद का 10 रुपया है, क्या उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है? ऑब्वियसली इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, उसकी वजह से वैल्यू वो चेंज होने वाली। इसके कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट यू ऑलरेडी लर्न इन सम अदर टॉपिक्स एज वेल, एंड इसमें अभी आपने कहीं पे पढ़ा होगा। चलिए, सो आपको कंप्यूट करना है डिस्काउंट रेट वेर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू मार्केट प्राइस, यानी कि इनफ्लो जितना हुआ है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू दी है ना, 10 रुपये, 100 रुपये, ये तो हमको फ्यूचर की वैल्यू दी है। वी हैव टू फाइंड आउट यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट मतलब ऐसा कोई रेट जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ सकते हैं, उस रेट को हम डिस्काउंटिंग करते करते अभी की करंट सिचुएशन पे लेके आ सकते हैं यूजिंग द फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। तो वहाँ पे हमें तो वहाँ हमें रिडीमेबल डेट का हमें कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए, नाउ कन्वर्टिबल डेट। कन्वर्टिबल डेट मतलब डेट दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। डेट अभी डेट है, बाद में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर क्या कंपेयर करते हैं? दे कंपेयर वैल्यू एज अ डेट, यानी कि इंटरेस्ट कितना है प्लस रिडीम्शन पे कितना आएगा। डेट है तो कितनी वैल्यू मिल रही है, और अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर दे तो कितनी वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, उनको जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे वो जाएंगे, तो वो वहाँ डिसाइड करेंगे कि ये डेट में कन्वर्ट करना है या नहीं करना। अगर कन्वर्ट करना है तो वो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, इक्विटी ले लेंगे, डेट निकल जाएगा। और अगर डेट में नहीं कन्वर्ट करना तो सॉरी इक्विटी में नहीं कन्वर्ट करना, तो वो डेट कंटिन्यू रखेंगे। तो इंटरेस्ट और रिडीम्शन दोनों मिलकर उनको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पैसा जहाँ पे मिलेगा वो वहीं पे रहेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू वाईटीएम यूजिंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। इसमें आपको एक्सपेक्टेशन कैश फ्लो जितने एक्सपेक्टेड है वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कि कितने एक्सपेक्टेड है कैश फ्लो, आने वाले फ्यूचर के जितने भी कैश फ्लो होंगे उसको मैं एक डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट करके इस करंट वैल्यू पे लेके आऊंगा बाय यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। देन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, यू पे समवन अ फिक्स्ड डिविडेंड फॉर गिविंग यू मनी। उन्होंने आपको पैसा दिया है, आप उनको फिक्स डिविडेंड बांट रहे हो। तो इस यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट नहीं है, फिक्स डिविडेंड है। मतलब आपने उनको शेयर ऑफर किया, डिविडेंड डिवेंचर्स नहीं है, बॉन्ड्स नहीं, आपने उनको शेयर ऑफर किया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स है जो कि इक्विटी के पहले आएंगे, यानी कि उनका रिस्क है लेकिन इक्विटी वालों से पहले है, यानी कि इक्विटी वालों से तो कम रिस्क है, इसलिए हम उनको फिक्स टाइप का डिविडेंड बांट रहे हैं। लाइक परपेचुअल रेंट, जैसे परपेचुअल रेंट हो गया, ठीक। तो परपेचुअल है प्रेफरेंस शेयर्स,
तो प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट जो है वो होगा के प्री एफ, प्री एफ यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड, जो भी फिक्स डिविडेंड बटा है डिवाइड बाय हमारा जो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है करंट में मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उसको हमें डिवाइड करना है, एंड दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नो टैक्स एडजस्टमेंट बिकॉज डिविडेंड्स आर नॉट टैक्स डिडक्टिबल, डिविडेंड जो है वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं होते, तो डिविडेंड का पेमेंट करो उसमें आपको टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सो इट इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल, तो इसलिए इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, जहाँ पे हमने जैसे इंटरेस्ट मिल गया था वैसा करने की जरूरत नहीं है, सो देयर इज सम बेनिफिट। नाउ बैंक डेट, बैंक डेट कैसे होता है कि भाई हमने बैंक से लोन लिया तो उसका हमने इंटरेस्ट पे करना है, यूजुअली फ्लोटिंग रेट होता है, फ्लोटिंग रेट मतलब एक रेट दिया होता है जो कि हर बार चेंज होता है बेस्ड ऑन क्वार्टरली या सेमी एनुअली चेंज होता रहता है, जो फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग है यानी कि बार बार चेंज होता है, कभी भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल 10% का इंटरेस्ट है, सो कॉस्ट क्या होगा आपका, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 - टैक्स रेट, जो हमने वही पुराना एग्जाम्पल लिखा था कॉस्ट ऑफ डेट के लिए, जो बैंक डेट और कॉस्ट ऑफ डेट मतलब सेम ही है, मतलब बैंक से भी उठाओ तो भी, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट होगा वो इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स रेट, टैक्स रेट में से हमको 1 में से 100 में से टैक्स का रेट निकालना है और उसमें मल्टीप्लाई करना है इंटरेस्ट के साथ, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ डेट। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपके दो टाइप के कैपिटल थे, एक होगा आपका डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी और दूसरा होगा कॉस्ट ऑफ डेट, तो डेट प्लस इक्विटी दोनों का कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनट होगा, प्रोपोर्शन, तो उसको हमें एवरेजिंग करना है बाय यूजिंग देयर वेट्स, कि कितने वेट्स है कितना प्रोपोर्शन है, उसके हिसाब से हमें उनका टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए एवरेज या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कॉस्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, जितने भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें इक्विटी है प्लस डेट है दोनों मिला के, यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक्स में आएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल देखना होगा तब हमें ये वाला एवरेज यूज करेंगे, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है कितना एक रुपया एक्स्ट्रा आपने इनकर्ड किया है ऑन नए फाइनेंस पे, अगर आप नया लोन लेके आ रहे हो तो नई लोन को लाने की वजह से कितना एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ा ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग 1 एक्स्ट्रा रुपी ऑफ न्यू फाइनेंस, यानी कि यूजिंग वो कहाँ पे यूज होता है, वो डिसीजन मेकिंग में यूज होता है, ऑब्वियसली जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है वहाँ पे ये यूज होगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिसीजन मेकिंग में यूज होगा, लेकिन जो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कंसेप्ट में यूज होने वाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया दोनों का फर्क क्या है एग्जैक्टली। चलिए बात करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूला की, तो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है और फॉर्मूला इतना कोई ऐसा टफ या ट्रिकी फॉर्मूला नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द लॉजिक। चलो वेट्स देने हैं आपको, वेट्स यानी प्रोपोर्शनट, आपका जो इक्विटी का हिस्सा है वो कितना है मल्टीप्लाई बाय इक्विटी का रेट, प्लस डिविडेंड का हिस्सा जो जो डेट का हिस्सा है वो कितना है, परसेंटेज इन प्रोपोर्शनट, परसेंटेज कितना है डेट के आउट ऑफ टोटल फाइनेंस में से कितना प्रोपोर्शनट डेट का है कितना इक्विटी का है, और उनके उनके रिस्पेक्टिव जो कॉस्ट ऑफ डेट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया ई अपॉन वी, ई का मतलब होता है इक्विटी, वी का मतलब होता है टोटल फाइनेंस की इक्विटी प्लस फाइनेंस कितना, इक्विटी प्लस डेट कितना है, मल्टीप्लाई किया उसको के ई से, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है ई रखा है, ई फॉर इक्विटी, तो ई का प्रोपोर्शनट है, सपोज हमारा 40% जो है वो इक्विटी है 60% डेट है, तो इक्विटी 40% है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय इक्विटी का पोर्शन प्लस कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय डेट का पोर्शन, डेट का जो भी पोर्शन है 60% मल्टीप्लाई कर दो जो भी हमारा नेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट आया था कॉस्ट ऑफ डेट उसको मल्टीप्लाई कर दो, एंड यू विल गेट द वेटेड एवरेज। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एवरेजिंग किया है, लेकिन वेट्स को ध्यान में रखते हुए 40-60 को ध्यान में रखा हुआ है, एंड दैट इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए ई स्टैंड फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, डी स्टैंड फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट, एंड वी इक्वल्स टू ई प्लस डेट यानी कि टोटल कैपिटल, इक्विटी प्लस डेट दोनों का मिला के। चलिए एनालॉजी के साथ कंपेयर करते हैं, सपोज योर स्कूल स्कोर इज वेटेज, स्कूल का मैं आपको स्कोर मिलता था, मार्क्स मिलते थे, सपोज आपने 50% मार्क्स मैथ्स में लिए, इंग्लिश में 30% लाए, साइंस में 20% आ गए, तो इनका एवरेजिंग क्या हुआ, एवरेज आपका इसको एवरेज करना पड़ेगा ना, फाइनल कोर्स स्कोर क्या होगा आपका वेटेड एवरेज होगा,
फाइनल परसेंटेज किस तरह से निकालोगे भाई, जिसका टोटल है टोटल कर दो 100 डिवाइड बाय कर दो 3, तो वेटेज आपके कितने हो गए, क्योंकि सबके वेट्स सेम थे ना तीनों की, सब में 100 मार्क्स के पेपर्स थे, उसमें से आपने 50 30 या 20 लेके आए, तो इसका आंसर होगा 33.33%। 33%। तो इस तरह से आपको वेटेड एवरेज निकालना है। So weighted average is the weighted average return required by investors। WACC क्या है? WACC का नाम ही है weighted average, तो वो weighted average return निकाल के देता है किसी भी इन्वेस्टर का कितना रिक्वायरमेंट है वो। चलिए बात करते हैं बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू वेट्स की। अब ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है? तो बुक वैल्यू का मतलब होता है जो हम बैलेंस शीट पे जो भी वैल्यू है, सपोज बैलेंस शीट पे आता है कि जो भी वैल्यू है वो वैल्यू है हमारी बुक वैल्यू, क्योंकि वो तो हिस्टोरिकल वैल्यू है, पुरानी वैल्यू है, वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि जितने रुपए में हमने खरीदा होगा उतने रुपए की वैल्यू दिख रही थी, अब आज की उसकी प्राइस कितनी है वो हमने यहाँ पे अजम्पशन नहीं लिया, तो ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्योंकि आज की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है कम भी हो सकती है, तो वो हो गई हमारी, ये तो हिस्टोरिकल वैल्यू है, बैलेंस की वैल्यू है, वो हमारी बुक वैल्यू है। और मार्केट वैल्यू यानी कि हमारी अभी की एक्सपेक्टेशन, करंट इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन क्या है वो रिफ्लेक्ट करता है। प्रीफर्ड बाय एसीसी एंड एग्जामिनर्स ने भी प्रीफर यही किया है, मार्केट वैल्यू को प्रीफर किया है। यूज मार्केट वैल्यू अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज द बुक वैल्यू। तो जब तक आपको बुक वैल्यू ऐसा वर्ड ना देखने को मिले ना, तब तक आपको कौन सी वैल्यू यूज करनी है, हमेशा ही आपको मार्केट वैल्यू यूज करनी है। सो यू हैव टू कंसिडर मार्केट वैल्यू ओनली। ठीक है, चलिए एक कंपनी का डेटा दिया है आपको और यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। चलिए डेटा देख लेते हैं एक बार, क्या है डेटा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, दैट इज योर 200 मिलियन। ठीक है, then market value of a debt is given 100 million। okay, cost of equity is given as k, 12% दिया है। कॉस्ट ऑफ डेट जो है बिफोर टैक्स दिया हुआ है 8%, हमको तो क्या चाहिए आफ्टर टैक्स चाहिए, तो ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ है, इसमें से आपको कॉर्पोरेट टैक्स पहले निकालना है, तो यू विल गेट द नेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो प्रोपोर्शनेट कितना है, किसका कितना प्रोपोर्शनेट है। देखो 200 मिलियन का हमारे पास इक्विटी है और 100 मिलियन का हमारे पास टोटल डेट है, टोटल कितना हुआ 300 मिलियन। तो इक्विटी का पोर्शन कितना हुआ 100/300, यानी कि 33.33% जो है वो प्रोपोर्शनट है इक्विटी का, सॉरी डेट का है, और इक्विटी का उसका डबल होगा, यानी कि 66.667% समथिंग लाइक दैट, वो है हमारा इक्विटी का प्रोपोर्शनट। दैट्स इट। सो हमें इक्विटी का जो भी प्रोपोर्शनट है 66.66 या लेट्स से 7%, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया हुआ, दैट इज गिवन 12%, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि 8% माइनस 30% होना चाहिए, सॉरी 1 माइनस 30, सो 1 माइनस 0.3 कर सकते हैं यहाँ पे, 1 minus 0.3, that is 0.70 multiplied by 8, that is you will get 5.6। so यहाँ पे आएगा आपका 5.6% मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट कितना है, डेट्स का वेट कितना है 100/300 मिलियन, यानी कि वो उसका वेट है 33.33%। चलिए, तो आपको इसका टोटल करना है, दोनों का टोटल करना है 66 मल्टीप्लाइड बाय 12%। चलिए लेट्स ओपन द कैलसी। Six 6.66, or let's say 67 by 100 multiplied by 12, so it will give me around 8%। so ये हो गया हमारा 8%।
यहाँ पे जो कि इक्विटी का था, अब डेट का भी वैसे फाइंड आउट करते हैं। डेट के लिए आपको दिया है 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 33.33 by 100, so it is giving around 1.86 1.8667 or something like that. So दोनों का टोटल है 9.8667 like that. So इतना आना चाहिए आपका आंसर. Let's have it. 9.87. Yes, perfect. So 9.87 is your final weighted average cost of capital, यानी कि around 9.9%. Okay, you can round it out, round it up. So this is what the exact syllabus or exact concept related to weighted average cost of capital, लेकिन overall cost of capital क्या है. I hope you enjoyed the sessions as well. So thank you so much for watching, and please subscribe my channel for latest and upcoming videos related like this. So thank you so much for watching. Thanks again.